गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब फिट एंड फाइन होंगे और समर वेकेशन आप लोगों ने बहुत अच्छे से बिताई होंगी। और आप लोगों का जो भी पेंडिंग वर्क होगा बेटा, आप लोगों ने आई होप कि क्लियर कर लिया होगा। बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐड हुए हैं, ठीक है। मैं टाइम टू टाइम मैंने उनको वीडियो भेज दिया। आई होप कि उन्होंने भी अपना सारा काम जो है वो फिनिश कर दिया होगा, ठीक है। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे थे बेटा। माइक्रो इकोनॉमिक्स का हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था इंट्रोडक्शन, जिसमें हम पहले क्या है, इकॉनमी क्या होती है, जस्ट हम रिवीजन कर रहे हैं पहले कि जो हमने पढ़ा था। इकॉनमी क्या है, इकॉनमी क्या थी? इकॉनमी इज अ सिस्टम। हम कहाँ रह रहे हैं? एक इकॉनमी के अंदर। जब हम इकॉनमी के अंदर रह रहे हैं तो वो इकॉनमी हमें क्या दे रही है कि यानी कि हम उठे और काम करने जाएं और हम क्या करें, अपनी लिविंग को अर्न कर, लिविंग के लिए हम अर्न करें। तो इकॉनमी क्या है? एक सिस्टम है विच प्रोवाइड पीपल, जो लोगों को द मीन टू वर्क, जो ये बताती है कि हमें कैसे काम करना है, हमें अपनी जिंदगी को कैसे जीना है, हमें किस तरह से काम करना है, कैसे कमाना है। तो दैट इज क्या है, हमारे पास एक इकॉनमी है। उसके बाद इकोनॉमिक्स थी। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स क्या है? दैट इज अ सोशल साइंस। क्या है? एक सोशल साइंस है विच स्टडी द वे, जो हमें ये बताती है अ सोसाइटी चूज टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज, कि हमारे रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड हैं। यानी कि हमने क्या बताया था, हम क्या है, ह्यूमन बींग्स हैं। ह्यूमन बींग्स के अंदर, सबके अंदर वांट्स होती हैं, यानी कि आपके अंदर भी बहुत सारी वांट्स होगी। वो वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो हमेशा क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। और जो रिसोर्सेज है उनके क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। अल्टरनेटिव यानी कि बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे मैंने आपको पिछला वीडियो दी तो मैंने आपको बताया, हम रिसोर्सेज मान लो जनरल एग्जांपल ले लेते हैं, मनी, ठीक है। तो हमारे पास, सबके पास, चाहे जिसके पास जितनी भी हो, चाहे कोई अमीर भी ना क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसके पास जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है। लेकिन जो उसकी वांट्स क्या है बेटा, अनलिमिटेड। वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। और उसके जो रिसोर्सेज हैं उसके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। तो हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स में यही स्टडी करते हैं कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को किस तरह से सेटिस्फाइड कर सकते हैं। तो वो क्या है, इकोनॉमिक्स। यानी कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को किस तरह से सेटिस्फाइड करें, दैट इज अ इकोनॉमिक्स। फिर हमने क्या पढ़ा था, स्कार्सिटी पढ़ी थी। स्कार्सिटी में क्या था कि स्कार्सिटी मीन्स ए प्रॉब्लम ऑफ, जहाँ पे स्कार्सिटी होती है दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। यानी कि हमारी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई क्या है, कम है। हमारी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई क्या है, कम है। डिमांड क्या है, कम, डिमांड क्या है, कम, और सप्लाई क्या है, ज्यादा, दैट इज अ स्कार्सिटी। और जहां भी स्कार्सिटी आती है देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज हो जाती है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ गया था कि व्हाट इज ओवर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है, हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है, हमारे रिसोर्सेज क्या है, हमारी वांट्स क्या है, वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। और रिसोर्सेज के क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस है। दैट इज ओवर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, दैट इज ओवर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। उसके बाद आ गया था हमारे पास सेंट्रल प्रॉब्लम। सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या था, तीन तरह की सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो है हमने डिस्कस की थी। फर्स्ट क्या था हमारे पास, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें किस चीज की प्रोडक्शन करनी है। फर्स्ट प्रॉब्लम्स थी, फर्स्ट व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें क्या बनाएं, ठीक है। सबसे पहले प्रॉब्लम तो क्या आ जाती है कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं, लेकिन हम अपनी इकोनॉमी के लिए किस चीज की प्रोडक्शन करें। हम वीट की प्रोडक्शन करें, ठीक है, हम वीट की प्रोडक्शन करें, यानी कि हमारे पास ये आ रहा है कि हम नेसेसरी गुड्स की प्रोडक्शन करें, यानी कि पहले हम कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन करें, यानी कि खाने पीने वाली चीजें बनाएं हम, या हम कैपिटल गुड्स बनाएं जिससे मशीनरी आदि की प्रोडक्शन की जा सके,
ठीक है। या फिर हम जो है सिविल गुड्स यानी कि ब्रेड बटर ये वाली चीजें बनाएं, या फिर वॉर गुड्स। आज के टाइम पे तो वॉर गुड्स की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, तो हम किस गुड्स की जो है वो प्रोडक्शन करें, व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या बनाएं, कंज्यूमर गुड्स बनाएं, कैपिटल बनाएं, सिविल गुड्स बनाएं, वॉर गुड्स बनाएं, किस चीज की जो है हम प्रोडक्शन जो है वो करें, व्हाट टू प्रोड्यूस। जब ये प्रॉब्लम थी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, इसी के अंदर हमारा सेकेंड पॉइंट आ जाता था हाउ मच टू प्रोड्यूस। हाउ मच टू प्रोड्यूस यानी कि हम कितना बनाएं, हाउ मच टू प्रोड्यूस हम कितनी प्रोडक्शन करें। ठीक है, पहला क्या था व्हाट टू प्रोड्यूस हम क्या बनाएं, हाउ मच टू प्रोड्यूस। अगर मैं सिविल गुड्स बना रही हूँ तो मैं कितनी बनाऊं, सिविल गुड्स के साथ वॉर गुड बना रही हूँ तो कितनी बनाऊं, मैं कौन से दो कॉम्बिनेशन ले लूं, मैं कैपिटल गुड्स बना रही हूँ तो किसके लिए बनाऊं और क्या कितनी बनाऊं, कंज्यूमर गुड्स बना रही हूँ तो कितनी बनाऊं। तो ये हमारे पास क्या थी, एक प्रॉब्लम अराइज हो जाती थी। हमारे पास सेकेंड प्रॉब्लम क्या आती थी बेटा, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस कैसे बनाएं, यानी कि हमारे पास दो टेक्निक थी। एक थी हमारे पास लेबर इंटेंसिव टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगाएं या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाएं। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का क्या मतलब था, मोर लेबर होगी, मोर लेबर एंड लेस कैपिटल, मोर लेबर एंड लेस कैपिटल। कैपिटल इंटेंसिव का क्या मतलब है, कैपिटल इंटेंसिव का मतलब है मोर कैपिटल लगाई जाए और लेस लेबर लगाई जाए। तो मैं इन दोनों में से कौन सी टेक्निक को यूज करूं, मैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगाऊं या फिर मैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाऊं। अगर मैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगाती हूं तो कैपिटल कम है, यानी कि मैं मशीनों का यूज बहुत ज्यादा कम कर रही हूँ, मशीनों का यूज बहुत ज्यादा कम कर रही हूँ। तो इसका मतलब है कि मेरी जो इकोनॉमी है वो क्या है, मेरी इकोनॉमी ग्रोथ नहीं कर रही है, डेवलप नहीं हो रही है, सारा का सारा काम तो हाथों से हो रहा है। तो मैं क्या करूं, अगर मैं मोर कैपिटल लगाती हूँ, सारा का सारा काम हाथ से कर रही हूँ, तो मेरी इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट होगी। तो मैं क्या करूं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगाऊं या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाऊं। फिर एक प्रॉब्लम आ गई। नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम आ जाती थी हमारे पास, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, मैं किसके लिए बनाऊं, फॉर हुम टू प्रोड्यूस किसके लिए प्रोडक्शन करूं। ठीक है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, मैं रिच के लिए करूं, मैं मोर रिच के लिए करूं, मैं लेस पुअर के लिए करूं। ठीक है, मैं मिडल मैन के लिए करूं, मैं पुअर के लिए करूं, तो मैं किसके लिए बनाऊं। अगर मैं रिच के लिए बनाती हूँ तो मैं हाई फाई चीजें बन, तो गरीब भूखे रह जाएंगे। अगर मिडिल क्लास के लिए बनाती हूँ तो गरीब रह जाएंगे, रिच लोग डिमांड करेंगे। तो मैं किसके लिए जो है वो प्रोडक्शन जो है वो करूं। ठीक है, इसके अंदर दो पार्ट थे, एक तो था पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट था मेरे पास पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या था कि जो मेरी नेशनल इनकम है इकोनॉमी के अंदर, मैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट करूं। जो मेरी नेशनल इनकम है मैं उसको किस तरह से क्या करूं, डिस्ट्रीब्यूट करूं। मैं हर लोगों के डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स है, रिच है, पुअर है, लेस है, मिडल है, मैं उनके अंदर किस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन करूं। और जो बी पार्ट था दैट इज अ फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि मैं जितने भी फैक्टर लगा रही हूँ, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर लगा रही हूँ, मैं उनको किसके अकॉर्डिंग शेयर दूं। ठीक है, मैं लैंड को कितना शेयर दूं, मैं कैपिटल को कितना दूं, मैं सबको कितना कितना शेयर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट जो है वो करूं। तो यहां तक तो बेटा आपका पिछला टॉपिक था। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आ जाता है, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ध्यान से समझना बेटा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगोन, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगोन। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगोन क्या है बेटा, सपोज यू आर वर्किंग इन अ बैंक, आप किसी बैंक में काम कर रहे हो जहाँ पे सैलरी जो है वो 40,000 पर मंथ है।
देखो बेटा, वहां तक तो था सारा हमारा रिकॉल जो हम पीछे कर रहे थे, वो सब सी हमारी रिवीजन। अब नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? इट इज द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन। ध्यान से सुनो बेटा, इट इज द कॉस्ट, एक ऐसी कॉस्ट, द नेक्स्ट बेस्ट, जो मुझे एक अगली बेस्ट चीज लेने के लिए पिछली चीज का क्या करना पड़ा? फॉरगोन, यानी कि भूलना पड़ा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन। बेटा हमेशा माइंड में रखना, 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कॉस्ट क्या है? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन। एग्जाम्पल देखो कि मान लीजिए कि आप किसी बैंक में क्या कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, जहां पर आपको सैलरी जो है वो 40,000 पर मंथ मिल रही है। आप किसी बैंक में जॉब कर रहे हो जहां पर आपको सैलरी क्या मिल रही है? 40,000 पर मंथ जो है वो मिल रही है। और फर्दर सपोज यू रिसीव द 2 मोर जॉब ऑफर, आपके पास 2 और जॉब ऑफर थे। वो जॉब ऑफर क्या थे? एक तो था एग्जीक्यूटिव का, ठीक है, जो थी 30,000, और एक जर्नलिस्ट था जो था 35,000। यानी कि आपके पास 3 जॉब्स थी। ठीक है, एक फर्स्ट जॉब जो थी वो आपको दे रहा था ₹40,000, सेकंड जॉब आपको दे रही थी 30,000, और जो थर्ड जॉब थी वो आपको दे रही थी 35,000। ऑब्वियसली आप कौन सी जॉब को प्रेफर करोगे? जो आपको ज्यादा देगा, यानी कि आप 40,000 को आपने प्रेफर कर लिया। लेकिन आपने 40,000 वाली जॉब लेने के लिए, यानी कि बेस्ट अल्टरनेटिव, दैट इज अ बेस्ट अल्टरनेटिव लेने के लिए किस चीज को फॉरगोन किया? किस चीज को फॉरगोन किया? यानी कि 35,000 को आपने क्या किया? फॉरगोन किया। यानी कि आपने बेस्ट अल्टरनेटिव लेने के लिए, डिफाइन से देखो, द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, आपने बेस्ट अल्टरनेटिव लेने के लिए आपको किस चीज का फॉरगोन करना पड़ा? 35,000 का फॉरगोन करना पड़ा। दैट इज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वर्किंग इन अ बैंक। इज द कॉस्ट, क्या थी वो? बैंक में जॉब करने के लिए आपकी अपॉर्चुनिटी क्या थी? 35,000। एक और लिटिल बिट एग्जाम्पल देते हैं बेटा। देखो, आपके पास 20,000 रुपीज है, ठीक है, आप लैपटॉप खरीदना चाहते हो उससे, ठीक है, और या फिर एलईडी टीवी खरीदना चाहते हो। आपके पास 2 ऑप्शन है कि 20,000 से आपके पास लैपटॉप भी आ जाएगा और 20,000 से आपके पास एलईडी टीवी भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके पास रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। हम इकोनॉमिक्स में स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है, ठीक है। लेकिन हमारी वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। आपका दिल कर रहा है मुझे लैपटॉप भी लेना है क्योंकि मेरे काम के लिए जरूरी है, और मुझे एलईडी टीवी भी लेना है क्योंकि मुझे घर में जाकर कुछ एंटरटेनमेंट भी करना है, कुछ देखना भी है। तो मैं तो दोनों चाहती हूँ, लेकिन आप सिर्फ 20,000 से एक चीज ही ले सकते हो। मान लीजिए कि आपने लैपटॉप खरीद लिया, तो लैपटॉप की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आ जाएगी? एलईडी टीवी, यानी कि नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। आपने सोचा ये मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि ये मेरे लिए हेल्प करेगा, मुझे आगे सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। तो आपने जब लैपटॉप को चूज किया तो आपके लिए नेक्स्ट बेस्ट को जब आपने चूज किया तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्या, कॉस्ट क्या थी? एलईडी टीवी। अगर आप एलईडी टीवी को चूज करते तो आपके लिए फोरगोन क्या होता? लैपटॉप, ठीक है। तो फोरगोन क्या है? जिस नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव लेने के लिए जिस चीज को हमें भूलना पड़ता है, जिस चीज को हम पीछे छोड़ जाते हैं, ठीक है, तो दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगोन। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव ऑफ द फोरगोन, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो क्या है हमारे पास? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, देखो बेटा हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है पीपीसी। पीपीसी यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। लेकिन उसको करने से पहले ना बेटा हमें जो है एमओसी समझना जरूरी है। एमओसी, अब एमओसी का मतलब क्या होता है? एम यानी कि मार्जिनल। मार्जिनल से बेटा हमेशा याद रखना, बेटा हर चीज को जो अब बोली जा रही है ना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मार्जिनल वर्ड है ना, दैट इज अ एडिशनल। मुझे एक चीज और लेने के लिए एडिशन, ठीक है। एडिशन मतलब ये मेरे पास 2 चीजें पड़ी हुई हैं, एक पेन है, ठीक है, एक पेन है, मुझे एक और पेन लेने के लिए, यानी कि दिस पेन और एक 1 मोर, ठीक है। तो एडिशनल एक चीज तो है ये, 1 मोर लेने के लिए, 1 मोर लेने के लिए, ठीक है। तो मार्जिनल
opportunity, marginal opportunity cost. What is the full form of the MOC? Marginal opportunity cost. Marginal opportunity cost. What is the marginal opportunity cost? क्या होती है? At the rate. Marginal opportunity cost क्या है? At the rate for producing. ध्यान से देखना. At the rate for producing the more unit of good X. More unit of good X ले लो कुछ भी, चलो अभी एग्जांपल लेते हैं X. The unit of Y has to be sacrifice. यानी कि मुझे X का एक यूनिट लेने के लिए Y का क्या सेक्रीफाइस करना पड़ा. ठीक है, Y का क्या सेक्रीफाइस करना पड़ा. दूसरी डिफाइन भी होती है इसकी MOC, मार्जिन अपॉर्चुनिटी कोस्ट. क्या है ये? रेफर्स द नंबर्स ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कॉमोडिटी. एक कॉमोडिटी लेने के लिए यूनिट्स ऑफ अ कॉमोडिटी सेक्रीफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अदर कॉमोडिटी. ठीक है, एग्जाम्पल देती हूँ बेटा. देखो, ये मेरे पास X कॉमोडिटी है, ये मेरे पास Y कॉमोडिटी है. मान लो ये मेरे पास है वीट और ये मेरे पास है राइस. ठीक है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यही एक लैंड का टुकड़ा है. ठीक है, यही एक लैंड का क्या है? टुकड़ा है. मैं हाफ कर देती हूँ लैंड को. ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं X है और यहाँ पे Y है. यहाँ पे मैं वीट की प्रोडक्शन कर रही हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? राइस की प्रोडक्शन कर रही हूँ. ठीक है, अगर मैं वीट की प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहती हूँ, मेरी वीट की प्रोडक्शन इतनी थी, मैंने वीट की प्रोडक्शन को क्या कर दिया? थोड़ा सा और क्या कर दिया? बढ़ा दिया. अब मैं वीट की प्रोडक्शन को मैंने क्या कर दिया? थोड़ा सा बढ़ा दिया, यानी कि इतना कर दिया. आज जब मैंने वीट की प्रोडक्शन को यहाँ से यहाँ तक किया तो मुझे वाई का क्या करना पड़ा? सेक्रीफाइस करना पड़ा ना इतना. अब मैं एक्स की प्रोडक्शन को और बढ़ा दूंगी तो मुझे वाई का और सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. एक्स की प्रोडक्शन को और बढ़ा दूंगी तो वाई का और सेक्रीफाइस. यानी कि एक चीज को ज्यादा लेने के लिए मुझे दूसरी चीज का क्या करना पड़ता है? सेक्रीफाइस करना पड़ता है. आप मार्केट में जाते हो, कोई भी चीज लेते हो, ठीक है, किसी भी चीज की डिमांड करते हो. मान लीजिए कि आप एक तरफ पिज्जा है और एक तरफ कोल्ड ड्रिंक है. ठीक है, एक तरफ पिज्जा है और एक तरफ कोल्ड ड्रिंक है. मान लीजिए आपने 2 पिज्जा की डिमांड की और 2 कोल्ड ड्रिंक की डिमांड की. ये भी 100 का आया और ये भी 100 के आ गए. ठीक है, 50-50 50-50. ठीक है, आप ये चाहते हो कि हम पिज्जा तो 3 ले ले लेकिन कोल्ड ड्रिंक 1 ले ले. ठीक है, जब आपने इसकी क्वांटिटी को बढ़ा दिया तो आपको इसका क्या करना पड़ा? सेक्रीफाइस. यानी कि ये क्या हो गया? गेन, और ये क्या हो गया? लॉस. जब एक चीज का गेन करने के लिए हमें दूसरी चीज का लॉस करना पड़ता है तो दैट इज अ मार्जिनल. मैंने बोला था एडिशनल. जब एक चीज का एडिशन करने के लिए हमें दूसरी चीज का क्या करना पड़े? सेक्रीफाइस करना पड़े तो दैट इज अ एडिशन. एक चीज का एडिशन करने के लिए दूसरी चीजों का सेक्रीफाइस करना पड़े, भूलना पड़े उस चीज को, तो दैट इज अ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कोस्ट. दैट इज अ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कोस्ट. आई होप कि क्लियर हो गया होगा. एमओसी क्या है मेरे पास? एमओसी का फार्मूला होता है चेंज इन लॉस अपॉन चेंज इन गेन. लॉस मतलब यहाँ लिखो चेंज इन सेक्रीफाइस, चेंज इन यूनिट सेक्रीफाइस किए आपने, चेंज इन यूनिट गेन करने के लिए. एक चीज का गेन करने के लिए मैंने पिज्जा लेने के लिए मुझे पिज्जा का गेन किया और कोल्ड ड्रिंक का मुझे क्या करना पड़ा? सेक्रीफाइस करना पड़ा. ये एग्जांपल लिखना नहीं, मैं समझाने के लिए दे रही हूँ बेटा, क्योंकि ऐसी चीजें बच्चों को जल्दी. ठीक है, तो यहाँ पर तो था ये हमारे पास कि एमओसी क्या होता है. ठीक है, एमओसी क्या है हमारे पास? चेंज इन लॉस अपॉन चेंज इन गेन. चलिए अब हम इसको ना एक एग्जाम्पल से करते हैं. ठीक है, हम कॉम्बिनेशन ले लेते हैं. क्यों? क्योंकि ना हमें इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करना है बेटा, तो मैं आपको पॉइंट बताती रहूंगी. ठीक है, मैंने ले लिया गुड एक्स
और यहाँ ले लिया गुड वाई। आप कोई भी चीज़ एज्यूम कर सकते हो, लेकिन हम गुड और एक्स लेके चलेंगे तो हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा। और यहाँ पर है हमारे पास MOC, जिसका फार्मूला क्या है, चेंज इन लॉस अपॉन चेंज इन गेन। बेटा ये टेबल बस याद रखना, ठीक है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 तक ले रही हूँ, लेकिन मैं 0 भी लेके चल रही हूँ बीच में। 0 लेना है बेटा आपने बीच में, ठीक है बेटा। अब यहाँ देखो मैं ले रही हूँ पहले 15। मैं आपको याद करने का तरीका बता दूंगी कि टेबल को रिकॉल कैसे करना है। 15 14 15 14 12 9 5 0। देखो बेटा रिकॉल कैसे करना है। यहाँ तो हमने ले लिया 1 1 का गैप, 0 1 2 3 4 5। यहाँ देखो 15 14 1 का गैप। अब आपने डिक्रीज करते जाना है इसको। इसका रीजन है डिक्रीज क्यों कर रहे हैं हम, इंक्रीज क्यों कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर हर चीज के कुछ ना कुछ रीजन होता है, ठीक है। अभी रीजन बताएंगे आपको क्या होता है ये रीजन, ठीक है। 15 के बाद क्या ले लिया हमने, 14, ठीक है, 1 का गैप। अब मैंने ले लिया 2 का, फिर ले लिया 3 का, फिर ले लिया 4 का, फिर ले लिया 5 का। या आप ऐसे ले लो 5 का गैप, 4 3 2 1। अब यहाँ देखो ये मैंने कॉम्बिनेशन A B C D E F। दोबारा देखो बेटा कॉम्बिनेशन ले लिए A B C D E F, दैट इज योर चॉइस। कोई भी अल्फाबेट तो आप चूज कर सकते हो। गुड X ले लिया 0 1 2 3 4 5 और गुड Y ले लिया 15 14 12 9 5 0। याद करने का तरीका बता लिया। पहले 15 ले लिया, फिर 1 का गैप ले लिया, फिर 2 डिक्रीज करते गए। पहले 1 डिक्रीज किया, फिर 2 डिक्रीज किया, फिर 3, फिर 4, फिर 5 डिक्रीज किया हमने। अब MOC निकालना कैसे बेटा, यहाँ देखो फर्स्ट क्या है, डैश, ठीक है, चेंज इन लॉस अपॉन चेंज इन गेन। पहले कितना क्या करना है हमें, चेंज इन लॉस, पहले लिखो चेंज इन लॉस अपॉन चेंज इन गेन। कितना लॉस हुआ है यहाँ पर, यहाँ देखो कितना लॉस हुआ है, गेन वाले को नहीं लॉस वाले को पहले देखना है। कितना लॉस हुआ है, 15 में से 14, कितना लॉस हुआ है 1 का। गेन कितना हुआ, 0 से 1 का 1, यानी कि 1:1। फिर देखो कितना लॉस हुआ 2 का, कितना गेन हुआ 1 का, यानी कि 2:1। फिर कितना लॉस हुआ 3 का, 3:1। फिर कितना लॉस हुआ 4, फिर कितना लॉस हुआ 5 का, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 ये मेरे क्या होते गए, इंक्रीज होते गए। ये क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। अब मैं इसको डायग्राम से बता रही हूँ, देखो जरा ध्यान से देखना बेटा डायग्राम। लेबलिंग करनी जरूरी है बेटा। 0 एक्स एक्सिस हमारा हमेशा नीचे होता है, फर्स्ट टाइम डायग्राम बना रहे हो। एक्स एक्सिस हमेशा नीचे होता है, वाई एक्सिस जहाँ पर होता है, यहाँ पर मैंने ले लिया गुड एक्स। दो चीजें थी, दोनों चीजों 2 एक्सिस लिए हैं तो दोनों एक्सिस पे हमें कुछ ना कुछ तो मेंशन करना ही पड़ेगा। यहाँ हमने ले लिया गुड एक्स और यहाँ ले लिया हमने गुड वाई। गुड एक्स देखो कितना था, 0 1, इक्वल गैप आना चाहिए बेटा, 0 1 2 3 4 5। अब यहाँ देखो 0 3 3 का ले लेते हैं यहाँ पर, 0 3 6 9 12 15, ठीक है। अब ये देखो कॉम्बिनेशन ए में क्या था, 0 और 15। जब 0 एक्स क्या है, 0 है, तो वाई कितना है मेरे पास 15। एक्स 0 है तो वाई कितना है 15, यानी कि ये मेरे पास क्या आ गया, ए कॉम्बिनेशन। अब जब मेरे पास एक्स क्या है 1 है तो वाई मेरे पास क्या आ गया 14। यहाँ पे देखो ये आ गया मेरे पास 14, ये मेरे पास हो गया बी कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर एक्स क्या है 2 तो वाई कितना आ गया 12, वाई कितना आ गया 12। जब यहाँ पर 3 है तो ये मेरे पास कितना आ गया 9। जब यहाँ पे 4 है तो ये मेरे पास कितना आ गया 5। जब यहाँ पर मेरे पास ये क्या है 5, यहाँ पर कितना आ गया 0, ठीक है। तो मैंने इसको डार्क कर दिया बेटा। ये देखो एक रेश ए बी, ये मेरे पास सी, ये मेरे पास डी, ये मेरे पास ई और ये मेरे पास एफ। आगे सारे कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई एफ कॉम्बिनेशन आ गए बेटा आप सबके पास, ठीक है। अब ये देखो अब मैंने इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, ए से बी को सी के सी से डी से डी से ई से एफ की तरफ कर दिया। तो मेरे पास ये एक कर्व बन गई है जिसे हम बोलते हैं पीपीसी कर्व, जिसे बोलते हैं पीपीसी कर्व।
ठीक है, PPC कर्व, क्या बोलते हैं इसे, PPC कर्व। एक बार दोबारा देखो, O x है, ये y एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर हमने ले लिया गुड x, यहाँ पे ले लिया गुड y, ठीक है। इक्वल गैप लेना है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। हम यहाँ पर 3, 6, 9, 12, 15, ठीक है। अब यहाँ देखो, फर्स्ट क्या था हमारे पास, सॉरी यहाँ पे 1 लेना है, 1, 2, 3, 4, 5। अब पहला कॉम्बिनेशन था हमारे पास 0 और 15, 0 ये रहा और 15 ये रहा। x का 0 था और y का 15, ये मेरे पास हो गया A कॉम्बिनेशन। फिर था 1 और 14, ठीक है, ये रहा 1 और 14, ये B कॉम्बिनेशन हो गया। फिर था 2 और 12, ये हो गया C कॉम्बिनेशन। फिर है 3 और 9, ये हो गया D कॉम्बिनेशन। फिर है 4 और 5, ठीक है। फिर है 5, 4 और 5, फिर है 5 और 0, ये हो गया E, ये हो गया F, ठीक है। ये देखो, अब सारे कॉम्बिनेशन हो गए। ये था A, B, C, D, E, F। तो जब मैंने इस कर्व को इस तरीके से ज्वाइंट कर दिया, A, B, C, D, E, F, तो मेरे पास एक ये शेप आ गई OX, दैट इज अ गुड X। आपने ड्रॉ करना है प्रॉपर, जैसे मैंने किया है बेटा, गुड Y, ठीक है। ये एक शेप आ गई मेरे पास, दैट इज अ PPC। क्या बोला जाता है इसको, PPC। क्या बोला जाता है, PPC। ये क्या थी, MOC। MOC को मैंने ड्रॉ करके बताया कि जब मुझे एक गुड लेने के लिए दूसरी गुड का क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जब मुझे 1 गुड लेने के लिए दूसरी गुड का क्या करना पड़ रहा है, सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, तो दैट इज अ MOC, दैट इज अ MOC। अब टाइप ऑफ MOC कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ MOC। MOC कितने तरह के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट हमारे पास होता है MOC इंक्रीजिंग MOC। सेकंड है हमारे पास डिक्रीजिंग MOC। अब सबकी शेप ना बेटा अलग अलग आएगी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि जब हम PPC बनाने लगेंगे तो PPC में भी मैं आपको अलग अलग बताऊंगी, लेकिन वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वहाँ MOC क्या है हमारी, ठीक है। तो इंक्रीजिंग MOC होता है, डिक्रीजिंग MOC होता है, और एक तरफ होता है कांस्टेंट MOC, ठीक है। कांस्टेंट MOC, ठीक है। कांस्टेंट MOC यानी कि MOC क्या रहती है, एकदम से कांस्टेंट रहती है। हम फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे इंक्रीजिंग MOC, दैट इज ओवर इंक्रीजिंग MOC। अब इंक्रीजिंग MOC क्या होती है बेटा, हमारे पास इंक्रीजिंग MOC का मतलब है, अभी हमने किया ही था इंक्रीजिंग MOC। इंक्रीजिंग MOC क्या थी हमारे पास, यहाँ पर हम कर रहे हैं टाइप ऑफ MOC। 3 तरह के टाइप होते हैं बेटा, इंक्रीजिंग MOC, डिक्रीजिंग MOC और कांस्टेंट MOC। फर्स्ट हम कर रहे हैं इंक्रीजिंग MOC। इंक्रीजिंग MOC का क्या मतलब है कि जब मुझे गुड X लेने के लिए, सेम जो अभी पीछे किया था, गुड 1 मोर यूनिट ऑफ गुड X लेने के लिए जब मुझे Y यूनिट का क्या करना पड़ रहा है, सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, लेकिन मोर देन बिफोर, पहले से ज्यादा। पहले मैंने 1 यूनिट का किया, फिर मुझे 2 यूनिट का करना पड़ा, फिर मुझे 3 यूनिट का करना पड़ा, फिर मुझे 4 यूनिट का करना पड़ा, ठीक है। तो मुझे Y यूनिट का सेक्रीफाइस तो करना पड़ रहा है हर किसी में डिफाइन यही होगा कि मुझे 1 मोर यूनिट ऑफ X लेने के लिए मुझे Y यूनिट का क्या करना पड़ रहा है, सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, तभी वो MOC बनेगा, ठीक है। लेकिन जो MOC के 3 टाइप है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट, उसमें लिटिल बिट चेंज है। क्या चेंज है कि जब मुझे 1 मोर यूनिट ऑफ गुड X लेने के लिए मुझे गुड Y का क्या करना पड़ा,
सेक्रीफाइस करना पड़ा, लेकिन मोर देन बिफोर क्या था, यहीं पे देखो जैसे कॉम्बिनेशन लिया हमने, यहाँ हमने लिया गुड एक्स, यहाँ हमने लिया गुड वाई, और यहाँ लिया हमने एमओसी। एमओसी का फार्मूला क्या था, चेंज इन लॉस अपॉन चेंज इन गेन फार्मूला था उसका। ठीक है, कॉम्बिनेशन ले लिया हमने ए बी सी डी ई एफ, यहाँ हमने ले लिया 0 1 1 1 का क्या करते में गेन हो गया, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। अब होप सो आपको याद हो गया होगा। अब देखो यहाँ के कितना लिया 15, फिर 1 का सेक्रीफाइस 14, 2 का सेक्रीफाइस 1 मोर सेक्रीफाइस मोर देन बिफोर, पहले से ज्यादा का सेक्रीफाइस, पहले 1 का सेक्रीफाइस करना पड़ा, फिर 2 का करना पड़ा, फिर 3 यूनिट का, फिर 4 यूनिट का, फिर 5 यूनिट का। तो यहाँ पर फर्स्ट डैश आ गया, यहाँ पर क्या आ गया 1:1, 1 का सेक्रीफाइस, एक सेक्रीफाइस किया लॉस, एक का लॉस हुआ और 1 का गेन हुआ। यहाँ लॉस कितना है 2 का लॉस, 1 का गेन, 3 का लॉस, 1 का गेन, 4 का लॉस, 1 का गेन, 5 का लॉस का गेन। ठीक है, तो ये क्या आ गया 1 मोर यूनिट ऑफ एक्स लेने के लिए मुझे वाई का क्या करना पड़ा, सेक्रीफाइस करना पड़ा, बट सेक्रीफाइस मोर देन बिफोर, पहले से ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो दैट इज द इंक्रीजिंग एमओसी। इंक्रीजिंग एमओसी अभी बताया ही था शेप कैसी होती है बेटा इसकी। इंक्रीजिंग एमओसी आपको लेबलिंग करनी है बेटा, पहले यहाँ पर हर बार ये ध्यान रखना है, दैट इज अ गुड एक्स एंड दैट इज अ गुड वाई। पहले भी कर चुके हम ये डायग्राम, 1 2 3 4 5 गुड एक्स ली थी हमने। ठीक है, और गुड वाई क्या ली थी, सपोज यहाँ पर हम ले रहे हैं 3 6 9 12 एंड 15। फर्स्ट हमने क्या लिया था 0 से 15। ठीक है, यहाँ पर मेरा ए कॉम्बिनेशन था, फिर लिया था 1, गुड एक्स थी 1 और गुड वाई थी हमारे पास 14, ये आ गया मेरे पास बी। फिर था 2 पे 12, सी 3 पर था 9, 4 पर था 5 और यहाँ पर था 0। तो जब हमने इनको ज्वाइन किया, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई और ई से एफ, तो ये एक शेप आ गई। आपने साइंस में भी पढ़ा होगा बेटा, कनकेव क्या होते हैं, कन्वेक्स क्या होते हैं, आपने लेंसेज के बारे में पढ़ा है ना बेटा, कनकेव क्या है, कन्वेक्स क्या है। तो कनकेव क्या होता है, दैट इज अ कनकेव शेप। आप इस तरह से पढ़ते थे ना, लेंस इस तरह से होती थी, ये कनकेव होता था, इस तरह से पढ़ते थे, ये कन्वेक्स होता था। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जब मेरी एमओसी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज कैसे हो रही थी, जब एमओसी 1, 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, तो कैसे इंक्रीज हो रही थी 1 2 3 4 5, दैट इज अ इंक्रीजिंग रेशियो में जा रही थी वो। तो जब मेरी एमओसी इंक्रीज होती है तो शेप क्या आती है, कनकेव टू द ओरिजिन आती है, कनकेव टू ओरिजिन की तरफ आती है। तो ये तो थी मेरी इंक्रीजिंग एमओसी। इंक्रीजिंग एमओसी का क्या मतलब है, फॉर प्रोड्यूसिंग 1 मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स द यूनिट ऑफ गुड वाई हैज टू बी सेक्रीफाइस्ड। एक यूनिट लेने के लिए हमें दूसरी यूनिट का सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, लेकिन मोर देन बिफोर, पहले से ज्यादा कर रहे हैं हम। पहले 1 यूनिट का किया, फिर 2 का किया, फिर मुझे 3 का करना पड़ा, फिर 4 का, फिर 5 का। ठीक है, तो कंटिन्यू मेरी जो एमओसी इंक्रीज हो रही है, तो शेप क्या आती है, कनकेव टू द ओरिजिन आती है जब एमओसी इंक्रीज होती है। अब सेकंड क्या आ जाता है मेरे पास, सेकंड आ जाता है डिक्रीजिंग एमओसी। अब डिक्रीजिंग एमओसी क्या है, सेम वही, फॉर प्रोड्यूसिंग 1 मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स। मुझे गुड एक्स लेने के लिए, 1 मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, यूनिट वाई का सेक्रीफाइस, यूनिट ऑफ गुड वाई का क्या करना पड़ा, सेक्रीफाइस्ड करना पड़ा, लेकिन लेस देन बिफोर, पहले से कम करना पड़ा।
ठीक है। अब क्या है, लेस, वो कम होता जाएगा, पहले से कम कर रही हूँ, पहले ज्यादा कर रही थी, अब क्या कर रही हूँ, कम कर रही हूँ। तो कैसे, देखो दैट इज अ कॉम्बिनेशन, वही कॉम्बिनेशन लेंगे, गुड एक्स भी हम सेम लेंगे, सिर्फ गुड वाई में हर बार आपने चेंज करते जाना है। ठीक है, एमओसी फार्मूला क्या है, चेंज इन लॉस अपॉन चेंज इन गेन। कॉम्बिनेशन क्या है, ए बी सी डी ई एंड एफ, 0 1 2 3 4 एंड 5। गुड बाई क्या है, 20। अब देखो, अब मुझे ना इंक्रीज से डिक्रीज की तरफ, यानी कि पहले मैं गुड ज्यादा ले रही थी, अब मैं क्या करती जाऊंगी, उसको कम करती। तो कम करने के लिए मान लो कि पहले मेरा 20 था, अब मैंने 14 ले लिया, यानी कि इसमें गैप कितना आ गया, 6 का। 6 का आ गया, अब 5 का गैप आना चाहिए। तो मैं क्या करूं कि 5 का गैप आ जाए, ठीक है, इसमें से 5 माइनस करके देख लो कितना आ गया, 9। अब 4 का गैप आ जाए तो क्या आ जाएगा, 5, अब 2 0। तो गैप हर बार क्या होता चलना चाहिए, कम। पहले क्या आ गया, डैश। अब यहाँ पर कितने का सेक्रीफाइस है, देखो 6 का, यहाँ कितने का है 5, यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है 2। तो यहाँ देखो कितना रेशो आ गया, 6:1, 5:1, 4:1, 3:1, 2:1। ठीक है, तो एमओसी क्या हो रही है, देखो डिक्रीज हो रही है ना, एमओसी क्या हो रही है, डिक्रीज। आपको हर बार गुड वाई याद करना है बेटा, एक बार दिमाग में बिठा लोगे ना, फिर आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था मेरे पास, गुड वाई। गुड वाई को पहले मैंने कितना लिया, 20, फिर 14, फिर 9, 5 2 0। पहले मैंने सेक्रीफाइस कितना किया, 6 का, फिर किया 5 का, फिर 4, फिर 3, फिर 2। ठीक है, हर बार सेक्रीफाइस क्या होता गया, कम, लेस देन बिफोर। पहले के कंपैरेटिवली हमेशा क्या करना पड़ा, कम करना पड़ा। ठीक है, अब देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, हर बार लेबलिंग जरूर करनी है बेटा, मैं बार बार बोल रही हूँ। ठीक है, यहाँ हमने ले लिया 3 6 9 12 15, मैं ऊपर लेके जा रही हूँ, आप थोड़ा अपने अकॉर्डिंग देख लेना। 21, दैट इज अ गुड वाई है मेरे पास। ठीक है, गुड वाई साथ साथ लिखते जाना, कभी भी नहीं भूलोगे। हाँ, अगर नहीं लिखोगे बेटा तो आपके मार्क्स जो है वो कटते जाएंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। अब देखो 0 पर कितना है, 20, ये रहा 0, 0 पर कितना है, 20। ठीक है, 0 पर कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। 0 पर कितना है, 20 है, 0 पर है 20, तो मेरा ए कॉम्बिनेशन था। अब 1 पे देखो कितना है, 1 पे कितना है, 1 पे कितना है 14। ठीक है, 1 पे कितना है 14। अब ये मेरा 1 है, 1 पे कितना आ रहा है 14, ये रहा मेरा बी कॉम्बिनेशन। अब देखो सी क्या है, 2 पे कितना आ रहा है, ये देखो 2, गुड एक्स है, ये गुड एक्स, यहाँ गुड एक्स में देखना है, वाई पे कितना है 9। अब यहाँ चलो, गुड एक्स 2 था और यहाँ पर कितना आ गया 9, यानी कि सी। 3 पर कितना है 5। ठीक है, ये आ गया 5। 1 पे कितना है 14, सॉरी ये 18 है, 1 पे यहाँ आएगा 14। ठीक है, 3 पे यहाँ आएगा, 2 पे आ रहा है 9। दोबारा बना रही हूँ बेटा मैं इसको। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा गलत हो गया है। ठीक है, यहाँ देखो 1 2 3 4 5, ये था मेरे पास गुड एक्स। अब यहाँ पर है गुड वाई, कितना है 3 6 9 12 15 18 और ये रहा 21। 0 पे कितना आ रहा है मेरे पास, अब यहाँ रहा 0, 0 पर कितना था 20, ये ए कॉम्बिनेशन हो गया। 1 पे कितना आ रहा है मेरे पास 14, यहाँ से थोड़ा गलत हो गया था। देखो 2 पे लिया बेटा हम लोगों ने, 2 पे हम लिया हम लोगों ने 9। ठीक है, 3 पे लिया हम लोगों ने 5 एंड 4 पे लिया हम लोगों ने 2 एंड 5 पे लिया हमने 0। ठीक है, तो ये सी कॉम्बिनेशन, ये डी, ये ई और एन एफ। जब हमने ए को बी, बी को सी, सी को डी, डी को ई, ई को एफ से मिला दिया। ठीक है, तो ये मेरी शेप कैसे आ गई, जैसे आपने साइंस में पढ़ा हुआ है, दैट इज अ, ये लेंस कौन से होते हैं, कनकेव शेप लेंस होते हैं, और ये शेप क्या होती है, कन्वेक्स होती है। ठीक है, बिल्कुल शेप ऐसी होती थी ना, ये कनकेव होती थी और ये कन्वेक्स होती थी, तो ये बिल्कुल कन्वेक्स शेप चली गई एक। ठीक है, तो जब मैं एम ओ सी मेरी क्या हो रही है, एम ओ सी मेरी डिक्रीज हो रही है, तो मेरी जो शेप है वो क्या जाएगी, कन्वेक्स टू द
ओरिजिन जाएगी, कन्वेक्स टू द ओरिजिन जाएगी। जब ऐसे आप पॉइंट्स को लोगे तो वो शेप बिल्कुल क्या आएगी, कन्वेक्स टू द ओरिजिन। जब मेरी MOC इंक्रीज होती है तो शेप, मैं शेप वर्ड यूज कर रही हूँ, मैं अभी ये नहीं बता रही किस चीज की शेप, क्योंकि मैं आगे बताऊंगी किस चीज की शेप होती है। शेप जो होती है दैट इज अ कनकेव शेप, ठीक है, कनकेव टू द ओरिजिन होती है जब MOC क्या होती है, इंक्रीज होती है। जब MOC डिक्रीज होती है तो दैट इज अ कन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है। अब लास्ट है हमारे पास, थर्ड वन इज द डिक्रीजिंग, सॉरी, कांस्टेंट MOC। कांस्टेंट MOC यानी कि MOC क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब सेम वही डिफाइन, सिर्फ लिटिल बिट चेंज करना है आपको। अब तो डिफाइन याद भी हो गई होगी आपको। फॉर प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ गुड X, the unit of good y has to be sacrificed। यहां तक तो सबकी सेम है, has to be sacrificed। इंक्रीजिंग में क्या था, more than before, डिक्रीजिंग में क्या था, less than before, और यहां पर क्या आएगा, equally, ठीक है, sacrificed equally, ठीक है। फॉर प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ गुड X, द यूनिट ऑफ गुड Y हैज टू बी सेक्रीफाइज्ड, इक्वली सेक्रीफाइज्ड करना पड़ रहा है, ठीक है। अब देखो मैं टेबल बना रही हूं, सेम कॉम्बिनेशन, गुड X, गुड Y, and it is over MOC। what is the formula of the MOC? change in loss upon change in gain। सेम कॉम्बिनेशन लूंगी मैं, A B C D E and F। X भी हमेशा आपने वही लेना है, 0 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट MOC बेटा हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है कांस्टेंट MOC लेना, क्यों, क्योंकि आप कोई भी टेबल ले सकते हो, ठीक है। आपको नीचे से स्टार्ट करना है, एनी टेबल, कोई भी टेबल है। मान लीजिए मैं 3 का टेबल ले रही हूँ, 0 3 6 9 12 एंड द 15, 0 3 6 9 12 15। आप 4 का ले सकते हो, आप 2 का ले सकते हो। अब देखो मुझे MOC कैसे निकालनी है। फर्स्ट में हमेशा डैश आता है। सेकंड देखो, चेंज इन लॉस, कितने का लॉस हो रहा है आपको नजर आ रहा है। 15 से हम 12 पे चले गए तो कितने का लॉस हो रहा है, 3 का। 12 से हम 9 पे चले गए, कितने का लॉस हो रहा है, 3 का। 9 से 6 पे चले गए, कितने का लॉस हो रहा है, 3 का। 6 से 3 पे चले गए, कितने का लॉस हो रहा है, 3 का। 3 से 0 पर गए, कितने का लॉस हो रहा है, 3 का। और यहाँ देखो गेन कितने का हो रहा है, 1 1 1 1 एंड 1। तो हमारा क्या है, जो वो आया MOC 3:1 3:1 3:1 3:1 एंड 3:1। इट इज अ कांस्टेंट। क्या आया हमारे पास, ये कांस्टेंट आया। अब हम इसका डायग्राम बना रहे हैं बेटा, देखो डायग्राम। लेबलिंग जरूर करनी है। गुड X है, दैट इज अ गुड Y है हमारे पास। 1 2 3 4 5। बेटा आप स्केल का यूज करोगे जब डायग्राम बनाओगे तो। 3 6 9 12 एंड 15। यहाँ पे 0 है, 0 पर पहले क्या था, 15। 1 पे क्या आया, 12। 2 पे क्या आया, 9। 3 पे क्या आया, 6। 4 पे क्या आया, 3, ठीक है। और 5 पे क्या आया, 0। जब आप इसको ज्वाइंट करोगे तो आपकी एक बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ABCDE एंड F कॉम्बिनेशन, ABCDE एंड F कॉम्बिनेशन। जब हमारा MOC क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो हमारी जो शेप है वो क्या आती है, स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। व्हेन MOC क्या होती है, इंक्रीज होती है तो शेप क्या होती है, कनकेव होती है। MOC डिक्रीज होती है तो शेप कन्वेक्स होती है। MOC कांस्टेंट होती है तो शेप क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैट इज अ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगॉन। मैंने आपको LED का एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको जॉब्स का एग्जाम्पल दिया। जब हमें कुछ बेस्ट लेना होता है, बेस्ट के लिए जो हमें सेक्रीफाइस, दूसरी चीज का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, दैट इज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देन हमने किया MOC, 3 टाइप की MOC की हमने, कौन कौन सी, इंक्रीजिंग MOC, डिक्रीजिंग MOC एंड द कॉन्स्टेंट MOC, ठीक है। MOC इंक्रीज होगी तो कनकेव होगा, MOC डिक्रीज होगी तो कन्वेक्स होगा, MOC कॉन्स्टेंट होगी तो स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। और बेटा मैं इसकी PDF फाइल भेजूंगी, आपको उस PDF फाइल को अपनी फेयर नोटबुक पे नोट करना है, लेकिन इससे पहले इस वीडियो को ध्यान से जरूर सुनोगे। थैंक यू।